जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 81। आज के लेक्चर में पहले हम होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। होम असाइनमेंट में आपके ऑनगोइंग चैप्टर्स के क्वेश्चन भी शामिल थे और प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन भी शामिल थे। उनको डिस्कस करने के बाद फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। पहले होम असाइनमेंट में चैप्टर था हमारा, प्रीवियस चैप्टर था चैप्टर 14 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। कितने स्टूडेंट्स ने रिटन होम असाइनमेंट किया? शाबाश, हाथ उठाएंगे। तकरीबन 35% स्टूडेंट्स ने। चलें ठीक है, रिजल्ट भी आई कि आपका तकरीबन इतना ही होता है। ओके, उस लिहाज से ठीक है। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन 9 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव कैटेगरी। पहले क्वेश्चन किया था उसमें से कहा था सिर्फ नेगेटिव कंफर्मेशन वाला बताओ एप्रोप्रिएट है कि नहीं डिसीजन। यहां पे कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव कैटेगरी ऑफ कस्टमर डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सेंडिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, यानी सबके बारे में बताना है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? इसमें ये सामने वाली लाइट इधर से बंद होगी, उधर से ये इसमें ईच ऑफ अबव कैटेगरी डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सेंडिंग नेगेटिव कंफर्मेशन। इसमें जो अहम चीज है वो ये इसको अंडरस्टैंड करना है। देखिए इसमें तो आपको समझ लग गई, ये 20 जो है ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस, 2250 लार्ज नंबर है, 12 स्मॉल नंबर है और 5700 लार्ज। ये तो पता चल गया। हाँ, ये एक्सेप्शन रेट कैलकुलेट करना है, समझना इसी को, यही हम था। कह रहा परसेंटेज ऑफ कस्टमर हु कंफर्म द बैलेंस लास्ट ईयर, जिन्होंने पिछले साल बैलेंस कंफर्म किया। तो इसका मतलब है ये वो एक्सेप्शन रेट नहीं है, ये वो है जिन्होंने कंफर्म किया। एक्सेप्शन रेट क्या है? वो जिन्होंने कंफर्म नहीं किया। भाई एक्सेप्शन कौन सी होती है? जो कंफर्म करें या जो कंफर्म ना करें? जो कंफर्म ना करें। तो यहां पे कंफर्म किया, इसलिए इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर का एक्सेप्शन रेट 10% लो, 30% हाई, 17% हाई, 80% ये तो बहुत ही हाई। तो डिसीजन कर लेंगे आप। हर कैटेगरी का अलग से डिसीजन करना है, हेडिंग हर कैटेगरी की अलग देनी है और जो जो कंडीशन वायलेट या मीट हो रही है उसको आपने मेंशन करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। जी इसमें नेगेटिव कंफर्मेशन की कंडीशन लिखना जरूरी नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन ये होती है कि चारों कंडीशन ऊपर लिख के ना वन बाय वन नीचे लिंक करते जाए, और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि हर कैटेगरी को अलग अलग डिस्कस करें। हर कैटेगरी को अलग अलग डिस्कस करें तो अच्छा है। हर एक जो कैटेगरी है वो अलग अलग आपकी डिसाइड हो रही है। जी कंडीशन देखें, जब भी किसी कैटेगरी को आप कमेंट कर रहे हो ना, उसमें जो कंडीशन मीट हो रही है वो भी लिखनी चाहिए और अगर कोई वायलेट हो रही है वो भी लिखनी चाहिए। यानी आपने हर कंडीशन में, हर कैटेगरी के अंदर चारों कंडीशन को जहन में लेके आना है। जो मीट हो रही है वो भी लिखनी है और जो वायलेट हो रही है वो भी लिखनी है। और अगर कोई वायलेट नहीं हो रही लेकिन कोई साइलेंट है तो इफ करके वो भी लिखनी है, इफ करके। ठीक है, यानी हर डिसीजन में आपकी चारों की डिस्कशन आ रही होगी। ठीक है। हाँ, अगर वायलेट हो रहा हो ना, कोई वायलेशन हो रही हो, उस सूरत में आप सिर्फ वायलेशन वाली भी लिख दें तो भी काफी है। जैसे अगर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस वाला केस है, उसमें आप सिर्फ यही लिख दें कि ये चूंकि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस है, इसमें नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट नहीं है, एक्सेप्शन रेट पे कमेंट ना करें तो भी चलेगा। लेकिन बेहतर है कि हर केस में चारों कंडीशन का जिक्र हो, वरना नेगेटिव कंफर्मेशन जहां पे एप्रोप्रिएट है वहां पे तो चारों का डिस्कशन करनी 100% लाजमी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं? क्वेश्चन क्या था? 4 कैटेगरीज हैं, क्या हर कैटेगरी में चारों कंडीशन मेंशन करना होंगी? तो इसका जवाब है नेगेटिव कंफर्मेशन में तो रिक्वायर्ड है, जहां पे नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट कह रहे हैं कि आप चारों कंडीशन साबित करें। जहां पे नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट नहीं है वहां पे कोई ना कोई कंडीशन वायलेट हो रही होगी, आप सिर्फ वायलेट वाली भी लिख सकते हैं और वायलेट प्लस मीट दोनों भी लिख सकते हैं। मेरा मशवरा है वायलेट प्लस मीट दोनों के, भाई ये 2 मीट हो रही है लेकिन चूंकि तीसरी वाली वायलेट हो रही है इसलिए इसमें नेगेटिव कंफर्मेशन नॉट एप्रोप्रिएट है। ये मुझे ज्यादा बेहतर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। इसमें कोई प्रॉब्लम? जी क्या प्रॉब्लम इसमें? किसमें? पार्ट 1 में 2 में? जी हाँ जी, नहीं रिक्वायरमेंट समझ लें। कह रहा है डिस्कस विद रीजन वेदर यू एग्री विद द अप्रोच अडॉप्टेड या कंक्लूजन ड्रॉन बाय ऑडिट टीम। आपने बताना है 1 और 2 सिचुएशन है, इनमें क्या उसकी अप्रोच ठीक थी, कंक्लूजन ठीक था कि नहीं था। बी में कह रहा है प्रोवाइड ब्रीफ गाइडेंस टू द ऑडिट टीम इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव सिचुएशन। इसका मतलब क्या हुआ? गाइडेंस का मतलब क्या है कि अगर अप्रोच ठीक नहीं है तो फिर क्या करना है। वैसे तो अमूमी तौर पे होता ही है कि अगर ये पार्ट बी ना भी होता ना, जब हमसे कहता है कि किसी चीज के ऊपर कमेंट करो और वो गलत हो तो अंडरस्टूड होता है कि हमने गलत बताने के साथ साथ सही भी बताना है। लेकिन यहाँ पे उसने क्लियरली 2 अलग हिस्सों में पूछ लिया। यहाँ पे पूछ रहा है बताओ कि वो जो डिसीजन किया सही है कि गलत है, और गाइड करने का मतलब क्या है? अगर गलत अप्रोच है तो सही क्या करना है। तो पढ़ लेते हैं। दोनों ऑडिट इन चार्ज ऑफ रिहान लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 2015 व्हाइल रिव्यूइंग द वर्किंग पेपर्स एंड डिस्कशन विद ऑडिट टीम यू हैव नोटेड द फॉलोइंग। First, audit team did not send balance confirmation request of amounts below rupees 100,000 because according to the client, lot of efforts were required to follow up the customer and the balance were also not material. 2 reasons दिए उसने confirmation send ना करने की। एक, lot of efforts were required। क्या कोई भी प्रोसीजर ओमिट करने की ये वैलिड रीजन हो सकती है?
कि सर ने आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए इसलिए मैं कोई भी नहीं करता, नहीं, ये वैलिड रीजन नहीं होते। जो प्रोसीजर रिक्वायर्ड है वो शो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी रीजन जो उसने बताया, बैलेंस वर आल्सो नॉट मटेरियल। क्या ये जस्टिफिकेशन ठीक है? देखिए, दो जस्टिफिकेशन है ना, दोनों के ऊपर कमेंट करना चाहिए। ये क्यों नहीं ठीक? क्योंकि इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट होकर मटेरियल हो सकता है। आपने पार्ट ये सॉल्व कर लिया, साबित कर दिया कि उसका डिसीजन गलत है, अब पार्ट भी गाइड करें क्या करना चाहिए इनको, फिर कंफर्मेशन लेटर बिल्कुल सेंड करना चाहिए, सैंपल बेस पे करना चाहिए, और कौन से वाला नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड किया जा सकता है, पॉजिटिव नहीं तो फिर नेगेटिव कंफर्मेशन। क्योंकि ये लार्ज नंबर स्मॉल बैलेंसेस है ना, नंबर लार्ज हो या बैलेंसेस स्मॉल हो तो फिर उस सूरत में हम नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करते हैं। ये क्लियर हो गया? दोनों चीजें कमेंट बता दिया आपने, पहला ये बताया क्यों गलत है और दूसरा ये बताया कि अब मजीद गलती को सही कैसे करना है। जी नहीं, इसमें इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट उसने नहीं पूछा। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नॉर्मली उस वक्त हम बताते हैं जब वो पूछे व्हाट शैल बी आइटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस सिचुएशन, या क्लियरली पूछे व्हाट शैल बी इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। यहां पे क्लियरली भी नहीं पूछा, और व्हाट शैल आइटर डू इन दिस सिचुएशन या व्हाट शैल बी आइटर कोर्स ऑफ एक्शन ये भी नहीं पूछा। बल्कि एक तीसरी रीजन भी है कि उसने मार्क्स भी कम है, 5, 2 या 3 मार्क्स के लिए आप सिर्फ प्रोसीजर भी बता देना, यानी उसको अब उसने क्या करना है वो भी काफी है। 2 सिचुएशन है, दोनों के कलेक्टिव एग्रीगेट मार्क्स 5 है, तो मार्क्स भी कम है। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट सिचुएशन में नहीं, लेकिन अगर टाइम है, बताना चाहते हो बता सकते हैं, बता सकते हैं। जी सोल्यूशन में स्कोप लिमिटेशन की तरफ भी ले गया। सोल्यूशन में क्या किया है इसने? पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैनेजमेंट ने कहा तो हमने अपनी टीम को गाइड करेंगे तो क्या करना चाहिए। ये जैसे नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करें या जैसे अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस लिया जा सकता है, लेकिन एविडेंस जरूर लेना। लेकिन स्टिल अगर मैनेजमेंट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करती फिर स्कोप लिमिटेशन की तरफ जाएंगे, और स्कोप लिमिटेशन की तरफ गए तो जाहिर है इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड, वन ऑफ द कंक्लूजन ड्रॉन एज पर वर्किंग पेपर इज देयर आर नो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। देयर आर नो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कंप्लीटनेस की तरफ लेके जा। जबकि कंप्लीटनेस क्लियरली उसने हमें बता दिया है कि ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसीजर से कंप्लीटनेस की एसेशन वेरीफाई नहीं होती। एज कंफर्मेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम ऑल सिलेक्टेड पार्टीज, नो डिफरेंसेस वर नोटेड, हेंस नो फर्दर टेस्ट इज रिक्वायर्ड। देखिए, अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो नो टेस्ट इज रिक्वायर्ड, ये बात ठीक है। लेकिन असल में जो ऑब्जेक्टिव है उसका, उस लिहाज से उसने प्रोसीजर सही परफॉर्म नहीं किया। ऑब्जेक्टिव था उसका देयर आर नो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, स्टार्ट ही उसका गलत है। क्योंकि अगर ये देखना हो कि नो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं, यानी दूसरे लफ्जों में इंश्योर करना है सारी लायबिलिटीज रिकॉर्ड हो चुकी है, कंप्लीटनेस को इंश्योर करना है, तो उसके लिए कंफर्मेशन रेलिवेंट नहीं है। आपने प्रोसीजर ही रेलिवेंट नहीं सेलेक्ट किया तो इसका मतलब है वो प्रोसीजर जो इररेलेवेंट है वो चाहे 100% सही परफॉर्म किया, उससे एविडेंस नहीं मिलना। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर 4 का है, लिख दिया चैप्टर फॉर एग्जांपल 16 का। अब चाहे चैप्टर 16 के मुताबिक सारा कुछ ठीक लिखा हो, लेकिन वो 0 नंबर मिले, क्यों? वो क्वेश्चन ही 4 का था। तो असर्शन थी कंप्लीटनेस की, कंप्लीटनेस में क्लियरली बताता है इसके लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन एविडेंस प्रोवाइड नहीं करेगी। तो आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन सेंड कर दिया। अब चाहे एक्सटर्नल कंफर्मेशन में सारा कुछ आपने ठीक किया हो, आपका बड़ा डिसीजन नहीं गलत हो गया, बाकी सब कुछ भी गलत। ये कमेंट कर दिया हमने। अब दूसरी चीज, फिर अप्रोच बताइए क्या करना चाहिए कि उसे दूसरे प्रोसीजर कंफर्मेशन को यूज नहीं करना चाहिए। तो फिर अगला सवाल है किसको यूज करना चाहिए? क्या प्रोसीजर? कंप्लीटनेस ऑफ लायबिलिटीज के लिए। यहां पे आप बता सकते हैं कि किस एरिया की तरफ जाएंगे हम, चैप्टर 10 के किस एरिया की तरफ? हाँ, कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर, शाबाश। यहां पे कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर का कंसेप्ट आएगा। कुछ प्रोसीजर याद है कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर्स के? क्या क्या थे? जीआरएन, पेंडिंग जीआरएन, खासतौर पे कैश पेड आफ्टर द ईयर एंड, अकाउंट स्टेटमेंट, कट ऑफ टेस्ट, और कंपैरिजन। इस साल जो पिछले साल क्रेडिटर्स का कितना बैलेंस था, इस साल इंडिविजुअल क्रेडिटर का कितना बैलेंस है, ये भी तो कर सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर से कंप्लीटनेस की सेशन वेरीफाई होती है। ये पढ़ा था, वो स्टडी टीम में बताया था कि एनालिटिकल प्रोसीजर से कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी दोनों वेरीफाई होती है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर भी यूज कर सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर कौन सा होगा? इस साल लिस्ट ऑफ क्रेडिटर लेके पिछले साल की लिस्ट ऑफ क्रेडिटर के साथ कंपेयर करें। डन जी। इसमें बेसिकली इसने हमसे 2 प्रोसीजर्स लिखे हैं जो कि दोनों में कुछ ना कुछ गलती थी, और हमसे पूछ रहा है बताइए इस प्रोसीजर में गलती क्या थी, इसको ठीक कैसे करना है। इस तरह का क्वेश्चन अब अगर आए तो डील कर लेंगे इसको। हाँ, वो कह रहे हैं नेगेटिव कंफर्मेशन की लॉट्स ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड। क्या लॉट्स ऑफ एफर्ट नेगेटिव कंफर्मेशन कोई भी प्रोसीजर ओमिट करने की जस्टिफिकेशन है? हाँ ठीक है, चलें, आप नेगेटिव कंफर्मेशन को यहाँ पे यूज नहीं भी करना चाहते हैं ना, तो ना करें, लेकिन आप उसको बिल्कुल ओमिट नहीं कर सकते। आपको एडिशनली फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी वो ये कह रहा है कि मैंने कंफर्मेशन सेंड ही नहीं की, हमने कहा अच्छा मैं नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड कर देते, आपने कहा जी नेगेटिव कंफर्मेशन भी इसमें नहीं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगी, हालांकि वो वैलिड रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी ना करें इसकी बेस पे। क्या फिर इसको कंप्लीटली छोड़ दें, अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने, फिर आप वो बताएंगे इसको अल्टरनेटिव प्रोसीजर। क्लियर? आगे चलते हैं।
ये अच्छा, ये टेबल आ गया। टेबल वाला क्वेश्चन जैसे ही आता है, मुमकिन तौर पे स्टूडेंट समझते बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको बताया था टेबल सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने का तरीकाकार है। और इस क्वेश्चन में तो खास तौर पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो रिलेवेंट थी। हाँ जी, कैरी यार इसमें कोई प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट को पहले समझो, क्योंकि बड़ा डिसीजन जो है ना रिक्वायरमेंट, बाकी छोटा मोटा आएगा तो आगे भी प्रॉब्लम नहीं होती। रिक्वायरमेंट को मैं शेयर करना चाहूंगा। इंडिकेट व्हाट वुड बी द बेसिस फॉर सेलेक्टिंग डेटा फॉर सर्कुलराइजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन। कह रहा है क्या बेसिस होंगे, किस बेसिस के ऊपर पॉजिटिव कंफर्मेशन या नेगेटिव कंफर्मेशन को सेंड करेंगे, क्या बेसिस होंगी। हमारी बेसिस क्या होती है, पॉजिटिव सेंड करनी है कि नेगेटिव। वही 4 कंडीशंस, अगर 4 कंडीशन पूरी हो रही हो नेगेटिव, अगर एक भी वायलेट हो रही हो पॉजिटिव। ठीक है जी। अच्छा, फिर कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन एज टू हाउ वुड यू डील विद द सिचुएशन वेयर डाटा कंफर्म में बैलेंस व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट अपीयरिंग इन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल, बी वाला केस है डिसएग्रीमेंट का, ये मुझे पता चल गया। क्या हमने डिसएग्रीमेंट में जनरल लिखना है या स्पेसिफिक? कितने स्टूडेंट का ख्याल है जनरल लिखेंगे, कितने का ख्याल है स्पेसिफिक लिखेंगे? स्पेसिफिक उस सूरत में लिखते हैं जब कोई स्पेसिफिक रीजन ऑफ डिफरेंस बताई हो। यहां पे उसने ये तो बताया बैलेंस डिफरेंट है, क्या स्पेसिफिक रीजन यहां क्वेश्चन में या ऊपर कहीं बताई है? नहीं बताया। तो इसका मतलब यहां पे हमने जनरल प्रोसीजर ही लिखने हैं। ठीक है, कि रिकंसिलिएशन और फिर उसके बाद उसको चेक करेंगे, टाइमिंग डिफरेंस, स्टेटमेंट वगैरह वो लिखेंगे। दूसरा सवाल मेरा, पहला तो आप सही नहीं बता सके, दूसरा, क्या हमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की कंडीशन बता देनी चाहिए काफी है, या के ऊपर जो कैटेगरी है उसे लिंक करके बताना चाहिए कि प्रोबेबली किस कैटेगरी में पॉजिटिव होगी, किस में नेगेटिव बताना चाहिए, वरना तो ऊपर सारे टेबल का मकसद ही खत्म हो गया। तो बताना चाहिए। ठीक है जी, तो बताइए जरा सुपरमार्केट पॉजिटिव। अच्छा, ऊपर से बताया कि कोई कंडीशन, बाकी कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बताया उसने। पहली, अभी देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना चाहिए, हर एक की आप हेडिंग बना दे, पहले उसको कंडीशन सारी लिख दे, 4 कंडीशन, बेहतर है, यहां पे तो उसने मेंशन भी किया। फिर एक एक सुपरमार्केट की हेडिंग बताए और बताए कौन सी एप्रोप्रिएट है, क्यों, रीजन। एक कंडीशन भी वायलेट होगी पॉजिटिव तो हम लिखते हैं 5 स्टार होटल, इजी डिसीजन पहले करते हैं ना, पॉजिटिव क्यों, समान मतलब। रिटेलर्स नेगेटिव क्यों, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, लेकिन इफ करके बाकी कंडीशन भी। अच्छा मुझे बताइए, इन पॉजिटिव में तो रिक्वायर्ड नहीं है कि बाकी की कंडीशन भी लिखे, क्यों, इसमें आपने क्यों लिखी? क्योंकि नेगेटिव के लिए चारों पूरी होना जरूरी है, पॉजिटिव के लिए चारों वायलेट होना जरूरी नहीं है, इसलिए वो एक एक भी उसको डिसीजन जस्टिफाई करवाने के लिए काफी है। ये नेगेटिव का डिसीजन जस्टिफाई करवाने के लिए चारों कंडीशन बताना जरूरी है। होलसेलर्स कौन सा टाइप, अब अगेन इसमें 65, ये स्मॉल, कितने स्टूडेंट के ख्याल में ये स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस है, कितनों को लग रहा है ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस है? स्मॉल वाले ज्यादा है, लेकिन लार्ज वाले भी कुछ है, आपको बताया था एक आदि के जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो स्मॉल है तो अगर आप बाकी लिखते, बाकी कंडीशन भी पूरी हो रही है जैसे ये रिटेलर में लिखा है, तो फिर नेगेटिव कंफर्मेशन को यूज कर सकते हैं। क्लियर? बाकी का जो इसने ये इंफॉर्मेशन दिया ना, इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में होती है। ये इंफॉर्मेशन पता किस लिए दी हुई है? रिस्क ऑफ बैड डेट असेस करने के लिए। ठीक है, इसमें से अगर आप चाहें तो ये असेसमेंट कर सकते हैं कि रिस्क ऑफ बैड डेट किसमें, जिसमें बैड डेट ज्यादा होंगे उसमें। अब टोटल नहीं दिया हुआ उसने, वरना डिसीजन आसान हो जाता है, लेकिन बहरहाल ये इसके लिए रेलिवेंट है। ये जब हम सैम्पलिंग के चैप्टर में जाएंगे ना, उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि सैंपल सेलेक्ट करते हुए हम मेजर आइटम्स को भी सिलेक्ट करते हैं, रिस्की आइटम को भी सिलेक्ट करते हैं। तो उस वक्त ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट अगर दी हो, आइटम सेलेक्ट करने में काम आएगी। 11 क्लियर जी? 12, अच्छा 12 रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन याद रखिए रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में भी ना, अगर आप फर्ज करें टाइम की कमी की वजह से इसको लिखना नहीं चाहते रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन, इसके एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम जरूर पढ़ लिया करें, जरूर पढ़ लिया करें। उससे बात का अंदाजा होता है हमें, टीचर्स को भी बात बहुत से क्वेश्चन में एग्जामिनर कमेंट्स या मार्किंग स्कीम पढ़ के अंदाजा होता है कि एग्जामिनर इस साइड में जाना चाह रहा था। ठीक है, क्वेश्चन से बात नहीं पता, या ये चीज लिखनी ज्यादा अहम है और ये चीज लिखनी कम अहम है, एग्जामिनर कमेंट्स मार्किंग स्कीम से पता चलता है। तो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में भी अव्वल तो अगर आप रिवीजन भी करना चाहते हैं, पक्का भी करना चाहते हैं तो लिख ले। अच्छा तरीका यह, लेकिन अगर किसी वजह से ना लिखना चाहें टाइम तो एग्जामिनर कमेंट्स मार्किंग स्कीम लाजमी पढ़ देना है। क्लियर? चलिए यही क्वेश्चन थे हमारे, और तो नहीं क्वेश्चन इसका, 12 हो गया, बट ठीक है। अब बाकी है चैप्टर 16 के। चैप्टर 16 के हैं जी 3 क्वेश्चन। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच आइटम मे डिसाइड टू एग्जामिन एंटायर पॉपुलेशन ऑफ आइटम दैट मेक अप एंड काउंट बैलेंस। कौन सा वाला? 100% सिलेक्शन, शाबाश। 3 नंबर है, चारों लिख दें, चारों लिख दें। अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या रिक्वायरमेंट, डिस्कस द ऑडिट स्ट्रेटजी दैट यू वुड फॉलो फॉर सेलेक्टिंग द डेटर्स फॉर बैलेंस कंफर्मेशन। क्या स्ट्रेटजी
रखेंगे, फॉलो करेंगे बैलेंस कंफर्मेशन के लिए। इसमें दो अल्फाज को अंडरलाइन करें, सेलेक्टिंग को और बैलेंस कंफर्मेशन को। इस तरह का क्वेश्चन बेसिकली दो टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है, कंफर्मेशन का और सैम्पलिंग का। यानी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं किस पर्पस के लिए? कंफर्मेशन। हमने सैम्पलिंग के रूल को भी सामने रखना है, कंफर्मेशन के रूल्स को भी। यानी हमने ये भी बताना है कौन कौन सा सैंपल सेलेक्ट करेंगे, और ये भी बताना है कि पॉजिटिव कंफर्मेशन के नेगेटिव। समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन के दो हिस्से होंगे, नंबर 1 सेलेक्टिंग द आइटम्स, नंबर 2 बैलेंस कंफर्मेशन। डन। जब भी दुनिया में याद रखे, हर ऑडिटर उसके सामने जब पॉपुलेशन आती है ज्यादातर एरियाज में 3 स्टेप्स में आइटम को सिलेक्ट करता है। कोई भी एक एरिया हो, ये भी आपने पढ़ लिया, ये तीनों आपको याद है, इसमें सिलेक्शन में पढ़ी थी 100% स्पेसिफिक आइटम, ऑडिट सैंपलिंग। प्रैक्टिकली होता क्या, जैसे हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस को वेरीफाई करना है, सेल्स को वेरीफाई करना है, जिसमें एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हो सकते। टेस्ट ऑफ डिटेल की बात कर रहा हूं। अगर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं तो फिर उसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर वाला कांसेप्ट अप्लाई होगा। अगर डिफरेंट आइटम्स है, हर एक का डिफरेंट रेट है, नेगोशिएशन होती है, तो हमारे सामने जो भी टी काउंट आएगा, याद रखिए हमने 3 स्टेप्स में सिलेक्शन करनी है। किसी भी टी काउंट को जिसमें हमने टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करने हो, हम 3 स्टेप्स में सिलेक्शन करते हैं। नंबर 1, पहले हम क्लासेस बना, ये याद रखें लाजमी है, बल्कि ये सिलेक्शन करने से पहले भी लाजमी है क्लासिफिकेशन करना, स्ट्रेटिफिकेशन। तो अगर किसी केस स्टडी में वो आपको कहे ना कि क्लासिफिकेशन के बगैर सैंपल सेलेक्ट किया जा रहा है, आपने कहना ये गलत है। क्लासिफिकेशन के बाद पहले क्लासिफिकेशन करनी चाहिए, फिर सैंपल सेलेक्ट करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्लासिफिकेशन करने हैं। स्टेप नंबर 2, जो टॉप की हाईएस्ट आइटम्स हैं, मुझे बताइए क्या उन हाईएस्ट जो 20 आइटम्स हैं जो पूरी पॉपुलेशन का 50% कवर कर लेती है अमाउंट में, क्या हमें उन 20 लार्जेस्ट आइटम्स में भी सैंपलिंग करनी चाहिए कि वो हाई वैल्यू आइटम सारी की सारी सिलेक्ट कर लें? सारी की सारी सिलेक्ट करना। क्यों? इसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि हम मिनिमम वर्क करके मैक्सिमम अमाउंट को एविडेंस ऑब्टेन कर लेते हैं कि वो ठीक है। जब हम लार्जेस्ट आइटम को सिलेक्ट करते हैं, मिनिमम वर्क के साथ मिनिमम ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करके मैक्सिमम अमाउंट कवर हो जाती है। पहला तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया। स्टेप नंबर 1 क्लासिफिकेशन की। स्टेप नंबर 2 पहली आइटम सेलेक्ट की, कौन सी की? लार्जेस्ट आइटम्स। दूसरा स्टेप, ऐसी आइटम सेलेक्ट करें जिनमें रिस्क ज्यादा है। हाई वैल्यू आइटम तो सेलेक्ट कर ली, अब हाई रिस्क आइटम्स भी सेलेक्ट करनी है। हाई रिस्क आइटम्स कौन सी होती है? ये केस टू केस वेरी करता है। जैसे डेटर्स के केस में हाई रिस्क आइटम कौन सी होंगी? जो कि ओवरड्यू है, ओवरड्यू है। तो दूसरे नंबर पे अपनी जजमेंट की बेस पे जो रिस्की आइटम है वो सेलेक्ट करें। इसी तरह सेल्स के एरिया में डेबिट आइटम्स रिस्की होती हैं, क्योंकि सेल्स डेबिट नहीं ना होती, तो मोस्ट प्रोबेबली कोई डेबिट आइटम्स है, वो कोई मिस क्लासिफिकेशन होगी। एक्सपेंस के एरिया में रिस्की आइटम कौन सी होगी? क्रेडिट आइटम्स। फिक्स एसेट्स के एरिया में स्मॉल आइटम्स रिस्की होगी, वो रिपेयर की मिस क्लासिफिकेशन हो सकती है। रिपेयर के एरिया में लार्ज आइटम मिस क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो ये केस टू अकाउंट टू अकाउंट वेरी करता है। किसी अकाउंट में रिस्की आइटम कुछ और होगी, किसी में रिस्की आइटम कुछ और होगी। ठीक है, तो जजमेंट की बेस पे फिर रिस्की आइटम को सिलेक्ट करना है दूसरी बेस, और बाकी के आइटम को छोड़ दिया जाए क्या? नहीं, बाकियों को सैंपल बेस पे वेरिफिकेशन करनी है, सेलेक्ट करना है, ताकि इंटायर पॉपुलेशन पे ओपिनियन दिया जा सके। यहां पे आप देखें, मैं 2 चीजें डिसाइड कर, इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में करूंगा। पहले मैं सैंपलिंग करूंगा, फिर उसके बाद कंफर्मेशन की बात करेंगे, क्योंकि इसने दोनों चीजें पूछी हैं। सिलेक्शन करें फॉर कंफर्मेशन, यू आर द जॉब इंचार्ज वो कह रहा है, और ये अच्छा पहली चीज नोट करें, क्या स्टेप 1 उसने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया हुआ है? क्लासिफिकेशन हो गई है। अब हमने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन 3 स्टेप्स में होती है, क्लासिफिकेशन हो चुकी है, सिलेक्शन 3 स्टेप। सबसे पहले कौन सी आइटम को सिलेक्ट करना है? हाई वैल्यू। इसमें आपको कोई कैटेगरी नजर आ रही है जो हाई वैल्यू हो? चेन स्टोर की 3 स्टोर आप नोट कीजिए, 3 स्टोर है, 5 3 8 8 4 12, तकरीबन 50% इन्हीं काम 50% अमाउंट इन्हीं 3 को वेरीफाई करके हो सकता है। तो क्या मुझे बताइए, इसमें हमें सैंपलिंग करनी चाहिए कि स्टोर एबीसी में सैंपलिंग? नहीं, 100% कर ले, सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स। पहली सिलेक्शन हो गई। बाकियों में से क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए? रिस्की आइटम। इसमें आपको रिस्की आइटम नजर आ रही है, कौन सी वाली? क्रेडिट है। डेटर्स में तो क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, ये शायद मिस क्लासिफिकेशन है कोई, ऐसे ही है ना, मिस क्लासिफिकेशन। इसको सेलेक्ट कर लेंगे क्रेडिट बैलेंस। अब बाकी जो सुपरमार्केट और रेस्टोरेंट में क्या, इसको इग्नोर कर दें क्या? इसमें तीसरा स्टेप, तीसरी स्ट्रेटजी क्या होती है हमारी? रैंडम सिलेक्शन की जाए, सैंपलिंग की जाए। इसमें क्या करें? यही 3 स्ट्रेटजी सिखाई थी ना आपको, सिलेक्टिंग ऑल आइटम, स्पेसिफिक आइटम और सैंपलिंग। यही 3 स्ट्रेटजीज यूज करते हैं हम जब कभी हमने आइटम को सिलेक्ट करना होता है। ये समझ आ गया? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आपने अटेम्प्ट करना है। इसमें टेक्निक जो सिलेक्शन किया ना वो आपने ध्यान में रखनी है। क्रेडिट, यही तो जानना है क्रेडिट बैलेंस है क्या, कोई मिस स्टेटमेंट लग रही है। इन्वेंट्री में भी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, वो क्या है यही तो देखना है। रिस्क है कि भाई इन्वेंट्री तो क्रेडिट होती नहीं है। ठीक है, मैं शायद बताया था, हमारा एक लिस्टेड क्लाइंट था, उसमें इन्वेंट्री क्रेडिट आ गई, वो बाद में पता चला कोई मिस स्टेटमेंट है।
एक और एरिया था, उसमें उस वक्त मैं फिक्स एसेट नहीं कर रहा था, मेरे कोलीग थे वो कर रहे थे। उसमें मैनेजर ने इत्तेफाक की बात, ऊपर से ठीक था, फिक्स एसेट माइनस क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन। मैनेजर ने कहा कि फिक्स एसेट रजिस्टर दिखाओ, फिक्स एसेट रजिस्टर देखा, उसमें कुछ फिक्स एसेट्स का जो हर फिक्स एसेट का अलग बैलेंस आ रहा था ना, कुछ एक का नेगेटिव बैलेंस आ रहा था। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? बाद में पता चला फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट्स को भी डेप्रिशिएट करे जा रहा है। तो ये नेगेटिव बैलेंस क्या है, यही तो जानने के लिए हमने सेलेक्ट किया। ये कोई मिसस्टेटमेंट है, ये कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट निकलेगी। अच्छा, अब एक फैसला तो हो गया कि सिलेक्शन कैसे करनी है। उसमें 3 स्टेप्स में हमने बताया ऑल आइटम कौन कौन सी होंगी, रिस्क की बेस में कौन सी आइटम सेलेक्ट करनी है, और सैंपलिंग किस में करनी है। अब अगला डिसीजन कंफर्मेशन, किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव। चेन स्टोर में पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंटर। क्रेडिट बैलेंसेस 3 है इनमें भी, क्योंकि इनमें रिस्क ज्यादा है, रिस्क है। और जो सुपरमार्केट और रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट तो आप क्लियर डिसीजन कर लेंगे, नेगेटिव है आगे, लेकिन ये भी लिखना है इफ अदर कंडीशन आर आल्सो मेट। 2 बताई हुई है तो आप 3rd और 4th भी लिख लेंगे। सुपरमार्केट में वही जजमेंट आपको बताया था, 4 में से 1 में जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है। इसमें सैंपल सेलेक्ट करके नेगेटिव या पॉजिटिव वो आपके, मैं आपकी जजमेंट के ऊपर छोड़ रहा हूं। अगर आपको लगे कि ये लार्ज नंबर है तो नेगेटिव, अगर लगे ये स्मॉल नंबर है तो पॉजिटिव। ये जजमेंट पे डिपेंड करेगा, एक आधी कैटेगरी होती है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन अच्छा था। ये बाकी सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क, ये भी आपने कर लिया होगा। सैम्पलिंग अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो चीज रह गई थी हमारी वो थी, टाइम खत्म हो गया था वो थी मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। ये मीठा हो गया, लाइट ऑन कर दो, इतना मीठा नहीं है। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये ठीक है, पढ़ा जा रहा है ना लाइट से? सर बंद करवा दें। हाइब्रिड वाला से पूछते हैं, हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि लाइट्स बंद कर दी जाए, आगे वाले हाथ उठाइए, ज्यादा बेहतर है। और जो कहते हैं नहीं ऐसे ही ठीक है, वो हाथ उठाए, वो 50-50 है। चलिए ये शुरू वाली बंद कर दें, सिर्फ ये वाली। हाँ बस ये शुरू, एक आधी और कर दें बाबा, ठीक है बाबा। काफी हमने स्टडी किया था ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस करना चाहिए तो हमें इसके कंपोनेंट्स का डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। हमने जब इसको देखा कि ऑडिट रिस्क की रीजन क्या क्या बनती है, हमें पता चला 3 रीजन बनती है इनहेरेंट रिस्क। और साथ ही साथ हमें यह भी पता चला कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते एज ऑडिटर, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। इसको हमने फर्दर एनालाइज किया, इसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि इसको रिड्यूस करना है तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसका फर्दर एनालिसिस किया तो हमें पता चला इसके 2 रीजन है। एक है सैम्पलिंग कि ऑडिट डिटेक्शन, इसके ऑडिट प्रोसीजर मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर सके। एक होता है ऑडिटर सैम्पलिंग यूज करता है, इसलिए रिस्क होता है कि जो सैंपल में नहीं आया आइटम, उसमें मिसस्टेटमेंट सैम्पलिंग रिस्क। इसको कैसे रिड्यूस किया जाता है? 2 तरीके हैं। नंबर 1, सैंपल साइज बढ़ा दे, जितना सैंपल साइज बढ़ता जाएगा सैम्पलिंग रिस्क कम। सैंपल साइज 100%, सैम्पलिंग रिस्क नो। जब सैंपल ही नहीं हुआ, सैम्पलिंग नहीं, तो सैम्पलिंग रिस्क भी नहीं। दूसरा तरीका क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन। कैसे रिड्यूस किया जाए? दूसरा तरीका क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से असल में वेरिएशन इन पॉपुलेशन अलग हो जाती है। ठीक है, इसमें अलग से डिबेट है, वो मैंने उस तरफ जाना चाहता। लेकिन असल में रिस्क को क्वांटिफाई ऑडिट में नहीं क्वांटिफाई करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें क्लासिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। उसमें कैसे क्वांटिफाई करते हैं? रिस्क है स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन होना ये रिस्क है। ठीक है, और जब हम पॉपुलेशन की क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो जो डेविएशन विद इन द पॉपुलेशन है वो अलग हो जाती है। ठीक है, वो रॉकेट साइंस है, आपके लिए सिर्फ इतना समझना काफी है कि जब हम स्ट्रैटिफिकेशन करेंगे रिस्क कम हो जाएगा। स्ट्रैटिफिकेशन से सैम्पलिंग रिस्क कम हो जाता है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा अब स्ट्रैटिफिकेशन क्या ये बताएं फिर। स्ट्रैटिफिकेशन चूंकि हमने पढ़ा हुआ पहले, लेकिन आपको अब वो समझा रहा है। कह रहे हैं स्ट्रैटिफिकेशन पॉपुलेशन इज सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स व्हिच हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी देखें, वो एक कैटेगरी में बनाई थी ना क्रेडिट आइटम्स वाली, अभी थोड़ी देर पहले, उसमें जो क्रेडिट वाली क्लास थी उसमें सिमिलरिटी क्या थी? सारी ही क्रेडिट, यानी विद इन द पॉपुलेशन वो एक जैसी आइटम है, लेकिन अगर कंपेयर करें दूसरी पॉपुलेशन के साथ तो वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। तो यहां पे वो कह रहा है पॉपुलेशन स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? पॉपुलेशन को सब डिवाइड करना डिफरेंट सेगमेंट में, और हर सेगमेंट अपने अंदर उसकी एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। लार्ज आइटम है तो उसके अंदर जितने भी आइटम्स होंगी सारी लार्ज ही होंगी। क्रेडिट है तो उसके अंदर जितने भी आइटम्स होंगी सारी क्रेडिट होंगी। एंड देन सैंपल इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच सेगमेंट। और फिर पहले स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? पहले सेगमेंटेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, और फिर हर क्लासिफिकेशन हर क्लास में से ये याद रखें, जरूर लाजमी है। अगर आप एक सेगमेंट में से भी सैंपल ना उठाएं तो आपने कंप्लीट पॉपुलेशन को कवर नहीं किया, इसलिए हर सेगमेंट में से सैंपल उठाना पड़ता है। कंफर्मेशन में भी हम नहीं सीखा। ये तो कर सकते हैं कि किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव, लेकिन ये नहीं कर सकते कि किसी को बिल्कुल ही छोड़ दें। जहां पे पॉजिटिव भी नहीं करनी नेगेटिव भी नहीं करनी, वहां पे फिर अदर प्रोसीजर अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करो। किसी भी कैटेगरी को याद रखे, हमने वेरीफाई किए बगैर छोड़ना नहीं है। अच्छा, पॉपुलेशन कैन बी स्ट्रैटिफाइड बाय, जब आप स्टैट में पढ़ते थे ना क्लासिफिकेशन,
तो उसमें क्लासिफिकेशन की बहुत सी बेसिस होती थी। क्या क्या याद है कुछ आपको? वो कभी इनकम वाइज क्लासीफाई करते थे पॉपुलेशन को, कभी एज वाइज करते थे, और कभी जेंडर वाइज क्लासिफिकेशन होती थी। अब आप खुद बताएं, फर्ज कीजिए क्या हम अकाउंटिंग में ये क्लासिफिकेशन करेंगे ऑडिट में, ट्रांजैक्शन की, सेल ट्रांजैक्शन, परचेज ट्रांजैक्शन, ऐसे ही है? क्या इनकी क्लासिफिकेशन जेंडर वाइज होगी? नहीं होगी। इनकी क्लासिफिकेशन अमूमी तौर पे अमाउंट वाइज होती है। शाबाश, यही कह रहा है कि पॉपुलेशन कैन बी स्ट्रेटिफाइड बाय मॉनेटरी वैल्यूज। सबसे ज्यादा हम जो स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं ना, वो मॉनेटरी वैल्यू की करते हैं। किस लिए? ताकि टॉप की जो आइटम्स हैं उनको सिलेक्ट कर लें, मिनिमम ट्रांजैक्शन से मैक्सिमम पॉपुलेशन कवर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासिफिकेशन अमाउंट वाइज ही होती है, और भी क्राइटेरिया होते हैं। जैसे डेटर्स के केस में एजिंग, कि कितने दिनों से आउटसाइड। अब डे वाइज जो क्लासिफिकेशन है ये अमाउंट की नहीं है, वो तो डे वाइज है। तो जरूरत के लिहाज से अमाउंट के अलावा किसी और बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है ऑडिट में? पॉपुलेशन की जब भी क्लासिफिकेशन होगी, सबसे बड़ी बेस, बड़ी रीजन क्या होगी? मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, और ये खास तौर पे आपने असूल याद रखना है कि किसी एरिया को जब कभी आपने सैंपल उठाना है, पहले स्ट्रेटिफाई करना है और हर क्लास में से सैंपल उठाना है, वरना पूरी पॉपुलेशन पे ओपिनियन नहीं दे सकेंगे। चलिए, अच्छा चलिए वापस आ जाए। ये तो स्ट्रेटिफिकेशन की। सैंपलिंग डिटेक्शन रिस्क की दो रीजन कौन कौन सी है? सैंपलिंग रिस्क और नॉन सैंपलिंग। सैंपलिंग रिस्क तो सैंपलिंग की वजह से है, नॉन सैंपलिंग रिस्क किसी वजह से? ऑडिटर की इनएफिशिएंसी की वजह से, इनकम्पिटेंस की वजह से, पुअर प्लानिंग की वजह से। सैंपलिंग रिस्क रिड्यूस करने के दो तरीके क्या है? सैंपल साइज बढ़ा दें, सर्टिफिकेशन कर। नॉन सैंपलिंग रिस्क रिड्यूस करने के क्या तरीके? प्रॉपर प्लानिंग, सुपरविजन, रिव्यू, असाइनमेंट ऑफ टीम, इंस्ट्रक्शंस दीजिए, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। अच्छा, सैंपलिंग रिस्क को डिफाइन करता है, ये तो हम तो कंसेप्ट डिस्कस करते हैं ना, सैंपलिंग की वजह से जो रिस्क है, सैंपलिंग रिस्क है, जो आइटम्स को टेस्ट नहीं किया उनमें कोई मिसस्टेटमेंट हो सकती है, ये सैंपलिंग रिस्क है, कंसेप्ट ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड कैसे डिफाइन करता है सैंपलिंग रिस्क को? सैंपलिंग रिस्क इज द रिस्क के आइटम्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल माइट बी डिफरेंट इफ एंटायर पॉपुलेशन वुड हैव बीन टेस्ट। यानी समझे क्या कहना चाह रहा है कि अगर सारी पॉपुलेशन 100% टेस्टिंग करता तो मेरा डिसीजन कुछ और होता। यानी मैं कहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक, सैंपल की बेस पे डिसीजन कुछ और है, मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत। यह सैंपलिंग रिस्क, यानी सैंपल की बेस पे कंक्लूजन कुछ और, पॉपुलेशन की बेस पे कंक्लूजन कुछ और, यह है सैंपलिंग रिस्क। सैंपल ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, सैंपल की बेस पे इस नतीजे पे पहुंचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, और पॉपुलेशन में भी फाइनेंशियल में, असल में भी फाइनेंशियल में ठीक है, सारी पॉपुलेशन की बेस पे। क्या ये सैंपलिंग रिस्क है? नहीं। शाबाश। सैंपल से पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, असल में पूरी पॉपुलेशन की बेस पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, ये सैंपलिंग से भी नहीं है। तो सैंपलिंग रिस्क फिर क्या है? सैंपल की बेस पे पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, असल में पॉपुलेशन की बेस पे गलत है, ये सैंपलिंग रिस्क है। या सैंपल की बेस पे पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, पॉपुलेशन की बेस पे ठीक है, यानी सैंपल का कंक्लूजन कुछ और, पॉपुलेशन का कंक्लूजन कुछ और, ये है सैंपलिंग रिस्क, और जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन में जो चीज है हमारे सैंपल को वही चीज हमें बतानी चाहिए, हमें उसी कंक्लूजन पे पहुंचाना चाहिए। अगर पॉपुलेशन कुछ और है, सैंपल हमें कुछ और बता रहा है, इसका मतलब है सैंपलिंग रिस्क। डन हो गया जी ये बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये बात जरा गौर से सुनिएगा, आईकैप ने कभी पूछा नहीं कंसेप्ट, लेकिन फिर भी टेक्निकल है, पूछ सकता है। सैंपलिंग एक दफा शायद पूछा था सिर्फ। सैंपलिंग रिस्क कैन लीड टू टू टाइप्स ऑफ एररनेस कंक्लूजन। सैंपलिंग रिस्क में दो तरह के गलत कंक्लूजन हो सकते हैं। अभी आपने नीचे नहीं, सिर्फ हेडिंग के ऊपर फोकस करना है। रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस या इनकरेक्ट रिजेक्शन, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस या इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसको समझने के लिए इनकरेक्ट रिजेक्शन और इनकरेक्ट दो नाम है इनके। ये बेसिकली यूज होता है टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए, ये होता है टेस्ट ऑफ सैंपलिंग, दोनों के लिए होती है ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए भी होती है, टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए भी, ऐसा ही है ना। और सैंपलिंग अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ दोनों में, तो सैंपलिंग रिस्क भी तो दोनों में होगा। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए टर्म्स यूज बोलते हैं हम अंडर रिलायंस, ओवर रिलायंस। तो टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए इनकरेक्ट रिजेक्शन, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। पहले रिस्क समझिए, दोनों में फर्क क्या है। इनकरेक्ट रिजेक्शन और इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। फर्ज कीजिए कि ऑडिटर थिंक कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव। सैंपलिंग के बेस पे ऑडिटर इस नतीजे पे पहुंचा कंट्रोल्स वीक है, असल में पॉपुलेशन में कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। क्या ये सैंपलिंग रिस्क है? बिल्कुल सैंपलिंग रिस्क। लेकिन इसको क्या कहते हैं हम? रिस्क ऑफ क्यों अंडरलाइन? क्यों? क्योंकि ऑडिटर कह रहा है कंट्रोल वीक है, तो वो रिलाय नहीं करेगा। जब रिलाय नहीं करेगा तो ये रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस है। दूसरा रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, ये क्या है कि सैंपल की बेस पे ऑडिटर ने समझा कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, एक्चुअली वीक है, ये रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, प्रोसीजर कम कर दे। समझ आया आपको? अच्छा बताइए, दोनों में वैसे तो दोनों ही काम नहीं होने चाहिए, ना रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस ना रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा?
ओवर, क्यों साबित करें? क्योंकि अगर रिस्क ओवर रिलायंस होगा, प्रोसीजर कम होंगे, मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे, गलत ओपिनियन दे देंगे। इसीलिए कहता है जो रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस है ना, इसमें आपको प्रोसीजर तो ज्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे, लेकिन आपका कंक्लूजन ठीक होगा। लेकिन ओवर रिलायंस में प्रोसीजर कम परफॉर्म करेंगे क्योंकि ज्यादा रिलाई कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा, और हाँ हो सकता है सही प्रोसीजर परफॉर्म ना करें, मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर सके। तो रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस का इफेक्ट होता है ऑडिट एफिशिएंसी के ऊपर, और ओवर रिलायंस का ताल्लुक है ऑडिट इफेक्टिवनेस के ऊपर। ये बात समझ आ रही है? फिर एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। अब की बार एग्जांपल लेते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल में सैम्पलिंग रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस ओवर रिलायंस क्या होगा? टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में अगर हम सैंपल की बेस पे इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, जबकि एक्चुअली पॉपुलेशन में मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या होगा? इनकरेक्ट रिजेक्शन। यानी सैंपल की बेस पे हम कह रहे हैं मिस स्टेटमेंट है, पॉपुलेशन गलत है, दूर रखो इसको, पॉपुलेशन गलत है, लेकिन असल में पॉपुलेशन ठीक है, डिसीजन हमारा गलत, रिजेक्ट किया हमने और ये डिसीजन हमारा गलत है क्योंकि असल में तो पॉपुलेशन ठीक है। यह है इनकरेक्ट रिजेक्शन। और अगर सैंपल की बेस पे हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि पॉपुलेशन ठीक है, सैंपल ने कहा ठीक है, असल में पॉपुलेशन में मिस स्टेटमेंट है, ये भी गलत डिसीजन है, ये क्या होगा? इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। ये है हमारे सैंपलिंग रिस्क। थोड़े से जरा कंफ्यूजिंग है, फिर से पढ़ते हैं। रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस और इनकरेक्ट रिजेक्शन क्या है? ठीक है, जिंदगी में दो तरह के डिसीजन हमें करने पड़ते हैं। कोई भी पर्सन है नया, उसके बारे में कि हमें इसके ऊपर एतबार करना है कि नहीं। ठीक है, अब अगर पर्सन ईमानदार है लेकिन मैं इसके ऊपर एतबार नहीं करता, ये भी गलत है। मैं असूल क्या है कि अगर ईमानदार है मुझे एतबार करना चाहिए, ईमानदार नहीं एतबार नहीं करना चाहिए। ये दोनों ठीक सिचुएशन है, इनमें सैम्पलिंग रिस्क नहीं है। सैम्पलिंग रिस्क क्या है? अगर वो ईमानदार है मैं एतबार ना करूं, ये भी सैम्पलिंग रिस्क, और अगर ईमानदार नहीं है मैं एतबार कर लूं, ये भी सैम्पलिंग रिस्क। खुद से बताइए, अगर वो ईमानदार है मैं एतबार नहीं करता, इनकरेक्ट रिजेक्शन या रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस। और अगर वो ईमानदार नहीं है मैं एतबार कर लेता हूं, इनकरेक्ट ओवर रिलायंस। हैं दोनों गलत। सोच के बताइए मेरे लिए ज्यादा नुकसानदेह डिसीजन कौन सा है? ओवर रिलायंस, क्योंकि इसकी वजह से हमें नुकसान ज्यादा होगा। और ऑडिटर के लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? उसका ओपिनियन गलत हो जाए, ज्यादा काम करना पड़े, ये भी नुकसान की बात है, लेकिन ओपिनियन गलत हो जाए ये सबसे बड़ा। इसीलिए वो हमें सैम्पलिंग रिस्क की दो टाइप्स बता रहा है। कह रहा है रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस, कंसेप्ट दोनों में सेम है, अंडर रिलायंस या इनकरेक्ट रिजेक्शन में। फर्क सिर्फ यह है कि अंडर रिलायंस का वर्ड कंट्रोल्स के लिए यूज होता है, इनकरेक्ट रिजेक्शन का टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए, मिस स्टेटमेंट। भाई ये बात समझ आई? तो अगर समझ आई तो मुझे बताइए, अगर सैंपल एक्चुअली पॉपुलेशन में कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग है, हमारा सैंपल कहता है वीक है, ये कौन सा रिस्क है? अंडर। और इसका हमारे ऑडिट पे क्या इफेक्ट होगा? प्रोसीजर बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी कंप्रोमाइज होगी। अच्छा, और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं और एक्चुअली पॉपुलेशन में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है लेकिन हमारा सैंपल कहता है मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये कौन से वाला रिस्क? इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। इसका हमारे ऑडिट पे क्या इफेक्ट होगा? गलत ओपिनियन दे देंगे। समझ रहे हैं? ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। सैंपलिंग रिस्क को फर्दर दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक है बल्कि पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है, पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात होनी चाहिए। रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस और ओवर रिलायंस टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। और टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हो, इनकरेक्ट रिजेक्शन, इनकरेक्ट एक्सेप्ट। ज्यादा खतरनाक कौन सा है? लेफ्ट वाला, राइट वाला? लेफ्ट वाला ज्यादा खतरनाक है, राइट वाला? राइट वाला। ये इफेक्टिवनेस को कंप्रोमाइज करता है, इफेक्टिवनेस, और ये एफिशिएंसी। क्लियर जी? ये हमारे इस चैप्टर का सबसे ट्रिकी कंसेप्ट था। और गुड न्यूज ये आई कि आपने अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको स्किप नहीं करवाया। पढ़ के जरा एक दफा देखें क्या समझ लग रही है आपको, इसको पढ़ के देखें। एक चीज आपने अभी नहीं सोचनी, ऐसा कैसे हो सकता है। 4 एग्जांपल है ना, एक एग्जांपल जो होती है ना ये अंडर रिलायंस ओवर रिलायंस वाले में, उसमें सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो आपने लिखा हुआ तो हो सकता है,
मैं वो बताना भी नहीं चाहता किस एग्जाम्पल में स्टूडेंट सोचता है, लेकिन एक आएगी ऐसे, वो आपको चैप्टर के एंड में पता चलेगा। ठीक है, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सैंपल कह रहा हो मिसस्टेटमेंट है और पॉपुलेशन कह रही हो कि मिसस्टेटमेंट नहीं है, हालांकि सैंपल भी तो पॉपुलेशन के अंदर ही होता है। ये नहीं, वो कह रहे हैं ना हो सकता है, तो फिर हो सकता है, एंड में पता चलेगा कैसे हो सकता है। अब सुने अहम चीज, ये स्टेप्स हैं सैंपलिंग। लाइट्स ऑन करवा देंगे, ऑन करवा दें, कर देगा, ठीक है। सैंपलिंग, स्टेप्स इन सैंपलिंग के सैंपलिंग में कैसे काम करना है, ये उसने सारे स्टेप्स बताए हैं। जैसे कंफर्मेशन के थे ना, पहले ये करना फिर ये करना, फिर जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर के थे, पहले ये करना फिर ये करना। अगर स्टेप्स को इस तरीके से तरतीब लगा दी जाए ना तो समझना आसान हो जाता है। ठीक है, समझना आसान। तो यहाँ पे स्टेप्स बता रहे हैं। सबसे पहला स्टेप में क्या करना है, सैंपल डिजाइन। बड़ा काम यही होता है हमारा। 4 स्टेप्स होते हैं सैंपलिंग में। कितने? एनालिटिकल प्रोसीजर में भी 4 थे, कंफर्मेशन में शायद ज्यादा थे। पहले सैंपल डिजाइन करना है, प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, प्रोजेक्शन करनी है, रिजल्ट्स वैल्यूएट करने हैं। सैंपल डिजाइन का मतलब क्या होता है, आपने डिसाइड करना है किस पॉपुलेशन में से सैंपल उठाना है, कितना सैंपल उठाना है, कैसे सैंपल उठाना है, ये सारे डिसीजन सेलेक्ट। सैंपल डिजाइन के एंड पे आपके पास वो सैंपल आ चुका होता है जिसके ऊपर आपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस है। किस जगह से सिलेक्शन करनी है, कैसे करनी है, जजमेंट की बेस पे करनी है या कि कंप्यूटर्स की मदद से। ठीक है, ये चीजें डिसाइड कर सैंपल डिजाइन में। सैंपल डिजाइन के एंड पे सैंपल सेलेक्ट कर चुके होते हैं। स्टेप नंबर 2 में फिर क्या करना है, जो सैंपल सेलेक्ट किया उस पर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। स्टेप नंबर 3 में प्रोसीजर परफॉर्म करने से जो रिजल्ट सामने आता है उसको प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्शन याद है कंफर्मेशन के एंड में किया था, इतने के सैंपल में इतनी मिस स्टेटमेंट, तो टोटल में कितनी होंगी। ये स्टेप प्रोजेक्शन कहलाता है। ये स्टेप क्या, ये मैंने आपको बताया था ना कि सैंपल में इतनी मिस स्टेटमेंट हो तो पॉपुलेशन में कितनी होगी, ये क्या कहलाता है स्टेप। ये काम आप ऑलरेडी कर चुके, सीख चुके हैं। यहां पे रिपीट करवा रहा हूं मैं, प्रोजेक्शन। और फिर प्रोजेक्शन के बाद वैल्यूएट करना है कि पॉपुलेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, ये डिसीजन करना है। ये काम छोटे छोटे हैं, असल काम बड़ा सैंपल डिजाइन। करें स्टार्ट। सैंपल डिजाइन में क्या करना है, देखिए ज्यादा चीजें तो मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, बाद में आगे चल के रिपीट हो रही होंगी। आपने पहले सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मैं जिस एरिया को वेरीफाई करने जा रहा हूं इसे मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर से वेरीफाई करना है या कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर पे सैंपलिंग नहीं होती, टेस्ट ऑफ कंट्रोल या टेस्ट ऑफ डिटेल पे होती है। तो सबसे पहले है हमारा डिटरमिन पर्पस एंड पॉपुलेशन फॉर सैंपलिंग। पर्पस को अंडरलाइन करें, पॉपुलेशन के पर्पस क्या है। पर्पस डिसाइड करता है कि आपकी पॉपुलेशन क्या होगी। जैसे पर्पस टेस्ट ऑफ डिटेल है तो आपकी पॉपुलेशन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रांजैक्शंस। लेकिन अगर पर्पस टेस्ट ऑफ कंट्रोल है तो अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं आपका पॉपुलेशन होगी, प्रोसीजर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल होंगे। यानी अगर आप टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हो ना तो आप सेल इनवॉइस में अमाउंट्स को सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट्स की बेसिस में अमाउंट्स चेक करेंगे। लेकिन अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हो अमाउंट्स नहीं, सिग्नेचर चेक करेंगे। तो जो चीज चेक करनी है पर्पस के लिहाज से मकसद चेंज हो गया ना, पर्पस के लिहाज से पॉपुलेशन चेंज हो गया ना कि आप किस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में पॉपुलेशन कुछ और होती है, डिटेल में भैया बात समझ रहे हैं और समझे। टेस्ट ऑफ डिटेल के आगे मजीद एग्जांपल दे रहा हूं। अभी तो आपको ये बताया टेस्ट ऑफ कंट्रोल पर्पस है तो पॉपुलेशन को छोड़, टेस्ट ऑफ डिटेल को छोड़। टेस्ट ऑफ डिटेल में भी असर्शन के लिहाज से पॉपुलेशन डिफरेंट होगी। अगर एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना चाहते हैं इन्वेंटरी स्टॉक काउंट में तो पॉपुलेशन जहां से सैंपल उठाना है वो क्या होगा, इन्वेंटरी शीट। एग्जिस्टेंस के लिए इन्वेंटरी शीट में से सैंपल उठाते हैं ना, फिर देखते हैं मौजूद है। लेकिन अगर आप कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपका रेलिवेंट पॉपुलेशन क्या होगी। पॉपुलेशन मतलब जहां से सैंपल उठाना है वो क्या होगी, फिजिकली जो मौजूद है इन्वेंटरी आइटम। ठीक है, और एग्जांपल ले, बताना क्या चाह रहा हूं। पर्पस के लिहाज से पॉपुलेशन चेंज होती है। अगर सेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं, पर्पस है अकरस तो फिर पॉपुलेशन क्या होगी सोचिए। रिकॉर्डेड अमाउंट, अकरस को वेरीफाई करना है, रिकॉर्डेड अमाउंट का में से सैंपल सेलेक्ट करेंगे। और अगर कंप्लीटनेस को वेरीफाई करना है सेल्स में, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का सैंपल सेलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है जो आपका पर्पस है ना, पर्पस किस मकसद के लिए कर रहे हैं सैंपल, वो अब बताते हैं आपकी पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए। पर्पस कंप्लीटनेस है तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जहां से सैंपल उठाना है। सेल्स में काम कर रहे हो ना तो सेल्स में जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो हमारी पॉपुलेशन है। डेटर्स में काम कर रहे हो जितने भी डेटर्स है वो हमारी पॉपुलेशन है। क्रेडिटर्स में काम कर रहे हो जितने भी क्रेडिटर्स है वो हमारी पॉपुलेशन है। पहला मैसेज उसने क्या दिया, पर्पस लिखो सबसे पहले, किस पर्पस के लिए कर रहे हो। क्योंकि पर्पस टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, पॉपुलेशन कुछ और होगी। पर्पस टेस्ट ऑफ डिटेल है, पॉपुलेशन कुछ और होगी, पॉपुलेशन कुछ और होगी। बैठे क्या? पास होने के लिए क्या करना चाहिए, ये पास होने वालों से पूछो।
इसके लिए रेलिवेंट पॉपुलेशन क्या? भाई फेल होने वालों से पूछोगे क्या? हाँ, फेल होने से कैसे बचा जाए, ये फेल होने वालों से पूछो। पर्पस के लिहाज से पॉपुलेशन एग्री करते हैं इस बात से? चले जी, ये इसलिए ताकि हम रेलिवेंट पॉपुलेशन गलत ना तो फिर आगे जो कुछ करेंगे सारा कुछ गलत। दूसरा स्टेप, डिसाइड करो डेविएशन क्या। अब ये देखिए, अब में दो ऑप्शन होती हैं, क्योंकि सैंपलिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी परफॉर्म होती है, टेस्ट ऑफ डिटेल में भी। तो एक हमारे पास ऑप्शन होती है टीचर्स के पास कि पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल की सैंपलिंग बताएं सारी, फिर सारी टेस्ट ऑफ डिटेल की बताएं। एक दूसरी ऑप्शन होती है, एक वो क्या, ये थोड़ी लेंथी होती है, पहले सारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल समझाओ फिर टेस्ट ऑफ डिटेल। दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि ज्यादातर स्टेप्स कॉमन है, कुछ जगहों पे फर्क है, तो हम एक ही अप्रोच बताते हैं। जहां जहां टेस्ट ऑफ कंट्रोल टेस्ट ऑफ डिटेल की चीज कॉमन होगी ना, वो तो वैसे ही बढ़ा देंगे। जहां पे फर्क होगा वहां पे बता देंगे कि ये चीज टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए है, ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए। तो बताइए कैसे चले हम? दूसरी वाली, यानी चले इसमें फिर जहां जहां टेस्ट ऑफ कंट्रोल फर्क आएगा मैं वो बताऊंगा। तो इसका मतलब जो पहला स्टेप है इसमें मैंने आपको नहीं बताया, ये दोनों सूरतों में सेम है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी। दूसरा, डिफाइन व्हाट विल बी डेविएशन और मिसस्टेटमेंट। इसमें अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने बताना व्हाट विल बी डेविएशन, और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर बताना है व्हाट विल बी मिसस्टेटमेंट। डेविएशन का लफ्ज टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए है, मिसस्टेटमेंट का लफ्ज टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है कि क्या मिसस्टेटमेंट है क्या नहीं, क्या भाई कंट्रोल्स की वायलेशन हो रही है, डेविएशन है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के मुताबिक नहीं बनी, आईएफआरएस कहता है डेबिट रिकॉर्ड करो, नहीं की मिसस्टेटमेंट, आईएफआरएस कहता है प्रीमियम बैड रिकॉर्ड करो, बैड नहीं की मिसस्टेटमेंट। इन्वेंटरी को लॉस कॉस्ट एंड रिकॉर्ड नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन याद रखें सैंपलिंग ऑडिट की एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, ये आम टेक्निक नहीं है, एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, इसके कुछ अपने असूल हैं। सैंपलिंग स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, इसके एक कुछ अपने असूल हैं। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो नॉर्मल ऑडिट में चलते हैं, चैप्टर 10 में चलेंगे, चैप्टर 11 में चलेंगे, इधर नहीं चलते। कुछ ऐसे हैं जो इधर चलते हैं उधर नहीं चलते, ठीक है। जैसे यहां पे जो मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन या डेविएशन, ये जो डेविएशन या मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। नॉर्मल हालात में हो सकता है आप किसी को मिस स्टेटमेंट ना समझते हो, यहां पे है। सुनिए, पहला शब्द समझ आ गया। दूसरे में उसने क्या कहा, डिफाइन व्हाट विल बी डेविएशन और मिस स्टेटमेंट। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो, टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं तो इसका मतलब या तो कुछ मिस स्टेटमेंट होगी या नहीं होगी। नॉर्मल ऑडिट में ना एक तीसरी चीज भी होती है, स्कोप लिमिटेशन। यहां पे नहीं है। यहां पे याद रखें स्कोप लिमिटेशन सैंपलिंग के अंदर, अजीब बात बता रहा हूं, अजीबो गरीब बात, सैंपलिंग के अंदर स्कोप लिमिटेशन को मिस स्टेटमेंट में ही क्लासिफाई किया जाता है। इसकी रीजन एंड पे बताऊंगा, रिजल्ट इवैल्यूएशन स्टेप 4 में, इवैल्यूएटिंग रिजल्ट ऑफ सैंपलिंग में बताऊंगा स्कोप लिमिटेशन को मिस स्टेटमेंट सैंपलिंग में क्यों कहा जाता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल ऑडिट में अमाउंट 1000 थी, 800 रिकॉर्ड कर दी, क्या है इधर भी क्या होगी मिस। नॉर्मल ऑडिट में 1000 की इनवॉइस चेक करनी थी, वाउचर मिला ही नहीं, स्कोप लिमिटेशन। सैंपलिंग में क्या होगी मिस स्टेटमेंट। आपने देख लेना, अगर वो कहना है सैंपलिंग अप्रोच के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आपने कहना ये मिस स्टेटमेंट है। क्यों अजीब, ये अजीब बात क्यों कर रहे हैं, ये एंड में बताऊंगा आपको रिजल्ट वैल्यूएशन में। सैंपलिंग का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो पॉपुलेशन चेक कर रहे हैं उसके बारे में बताना है कि ये ठीक है या कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है, मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन, दोनों में से कुछ भी हो तो गड़बड़ तो है। वो आगे फिर हम सैंपलिंग के जरिए से वेरिफिकेशन नहीं करते, ये है, चले बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये आपने नोट कर लिया कि क्यों कह रहा है डेविएशन डिसाइड करो, मिस स्टेटमेंट डिसाइड करो, डिसाइड करके आगे जाओ, क्योंकि पुराना कंसेप्ट इधर नहीं चलना, ठीक है जी। एक और एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछूं आपसे, पैसे रिसीव हुए मिस्टर ए से, रिकॉर्ड हो गए मिस्टर बी के अकाउंट में, मिस स्टेटमेंट नहीं है। मिस स्टेटमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल डाटा तो ठीक है, ये डेविएशन थी। देखा कंसेप्ट अभी, यहां इसलिए कह रहा है डेविएशन डिसाइड करो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हो तो डिफाइन कर लो क्या डेविएशन है, टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हो। ये सैंपल डिजाइन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई मैच खेलने से पहले उसके रूल्स डिसाइड कर लिया करते हैं ना, ये छिक्का होगा, ये चौका होगा, ये आउट होगा, ये एलबीडब्ल्यू है, ये फ्री हिट है, जो भी असूल होते हैं डिसाइड कर लेते हैं ना। हम सैंपलिंग में, सैंपल डिजाइन में वो रूल्स डिसाइड कर रहे हैं कि ये डेविएशन, ये चीज हुई तो डेविएशन होगी, ये चीज हुई तो मिस स्टेटमेंट। और इसमें हमने डिसाइड कर लिया क्या, अगर हमें कोई एविडेंस नहीं मिला ना उसको हम मिस स्टेटमेंट कहें। यहां पे एक बड़ा बड़ा करके लिख ले कहीं किसी जगह पे, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ स्कोप लिमिटेशन और मटीरियलिटी और मॉडिफाइड ओपिनियन इन सैंपलिंग। तीन में से कोई लफ्ज आपको सैंपलिंग में नजर आ गया ना स्टैंडर्ड में, मुझे आगे जरूर दिखाइएगा। तीन कंसेप्ट हमारे सैंपलिंग में यूज नहीं होने, सैंपलिंग समझना चाहते हैं तो ये समझ लें, स्कोप लिमिटेशन, स्कोप मटीरियलिटी, मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन
इसलिए कि यहां पे सैम्पलिंग का मकसद सिर्फ ये इंश्योर करना होता है कि पॉपुलेशन ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो फिर कुछ और करना। स्कोप लिमिटेशन क्यों नहीं? क्योंकि जो स्कोप लिमिटेशन होती है उसे सैम्पलिंग में हम मिसस्टेटमेंट में क्लासिफाई करते हैं। सैम्पलिंग में स्कोप लिमिटेशन का नाम मिसस्टेटमेंट है। मटीरियलिटी क्यों नहीं? क्योंकि सैम्पलिंग में मटीरियलिटी का नाम टॉलरेबल है। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, मटीरियलिटी लेवल इन टेस्ट ऑफ डिटेल, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं ना तो मटीरियलिटी को मटीरियलिटी नहीं कहना, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन बोलना है। टॉलरेबल, वैसे तो मटीरियलिटी का कंसेप्चुअली सेम है लेकिन टर्म डिफरेंट है। अगर टेस्ट ऑफ डिटेल में सैम्पलिंग कर रहे हैं तो मटीरियलिटी लेवल नहीं बोलना, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट बोलना है। समझ रहे? तो डिफाइन व्हाट विल बी डेविएशन में समझ आ गया? क्यों मिसस्टेटमेंट को अंडरलाइन क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो मिसस्टेटमेंट का कंसेप्ट है वो कुछ और है, सैम्पलिंग में मिसस्टेटमेंट का कंसेप्ट कुछ और है। एग्जांपल कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। नॉर्मली स्कोप लिमिटेशन को स्कोप लिमिटेशन ही कहते हैं, सैम्पलिंग में स्कोप लिमिटेशन भी मिसस्टेटमेंट में आएगी। ठीक है, तो एक और एग्जांपल दी थी आपको डेविएशन और मिसस्टेटमेंट का कंसेप्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए। वो क्या थी? ए से पैसे मिले, ये मिसस्टेटमेंट नहीं है। समझ रहे? तो दो चीजें भाई, ये समझ आ गई, डिटरमिन पर्पस एंड पॉपुलेशन, ठीक कर लें। ये समझ आ गया कि आगे चलने से पहले डेविएशन या मिसस्टेटमेंट डिसाइड कर लें, ठीक कर लें। अब आइए काम की चीजें। एग्जाम पॉइंट ऑफ मेक असेसमेंट ऑफ टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन और टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। टॉलरेबल किसे कहते हैं? एक्सेप्टेबल। टॉलरेबल रेट ऑफ, वो क्या कहता है? कहता है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इज, बल्कि इसकी डेफिनेशन पढ़े फिर आपको समझ लगेगा, और आप इसके ऊपर जितना गौर करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा कि टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन किसको कह रहा है। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इज ए रेट ऑफ डेविएशन सेट बाय ऑडिटर, जो ऑडिटर सेट करता है, मैनेजमेंट नहीं सेट करती। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इज, रेट का मतलब याद रखिए परसेंटेज होता है रेट। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इज रेट ऑफ डेविएशन सेट बाय ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, जिसके बारे में ऑडिटर एश्योरेंस ऑब्टेन करता है दैट एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन इन पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड रेट ऑफ डेविएशन सेट बाय ऑडिटर। सेट बाय ऑडिटर यानी टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन ऐसा रेट ऑफ डेविएशन है जो ऑडिटर ने सेट किया, और ऑडिटर ये इंश्योर करता है कि एक्चुअली पॉपुलेशन में जो डेविएशन है वो इस रेट से ज्यादा ना हो, कम हो। यहां पे इतनी बात कह के खत्म कर रहा है। रिजल्ट वैल्यूएशन में आपको सिखाएगा कि अगर ये कम है ना तो फिर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, और अगर पॉपुलेशन में ज्यादा हो गई कंट्रोल वीक है। फिर से रेट ऑफ डेविएशन जो ऑडिटर सेट करता है, और इस जैसे 10% सेट कर लिया, और इसके बारे में ऑडिटर तसल्ली करेगा, एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा क्या कि एक्चुअल रेट जो पॉपुलेशन में है ना वो इस 10% रेट सेट से कम एक्सीड ना करे। एक्सीड ना करेगा दूसरा मतलब क्या है? कम हो। अगर एक्चुअल इससे 10% से कम होगा कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, और अगर एक्चुअल इससे ज्यादा हो गया तो ये रेट किसकी तरफ इशारा कर रहा है? मटीरियल। ये कंसेप्ट कैसे पहले पढ़ा आपने? मटीरियलिटी वाला कंसेप्ट। फिर से अभी समझ नहीं आया पूरी तरीके से। अब टेस्ट ऑफ डिटेल में देखते हैं। अगर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हो, इसका मटीरियलिटी लेवल अलग होगा, इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डेविएशन नहीं, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हो, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। अब टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट सुने, इट इज द अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट सेट बाय ऑडिटर फॉर व्हिच ऑडिटर ऑब्टेन्स एश्योरेंस क्या कि एक्चुअल मिसस्टेटमेंट इन पॉपुलेशन डू नॉट एक्सीड फ्रॉम दिस लेवल। डू नॉट एक्सीड का मतलब क्या है? कम हो। यानी अगर एक्चुअली मिसस्टेटमेंट इस लेवल से कम की होंगी तो ऑडिटर कहेगा पॉपुलेशन ठीक है, और अगर एक्चुअल मिसस्टेटमेंट इस लेवल से ज्यादा की होंगी फिर गलत है। तो बताइए ये लेवल कुछ याद आ रहा है आपको? ये क्या कंसेप्ट याद आ रहा है? मटीरियलिटी का। नीचे उसने खुद से भी कह दिया, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी टू सैम्पलिंग प्रोसीजर। ये टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट ऐसे ही समझे जैसे सैम्पलिंग में परफॉर्मेंस मटीरियलिटी है। परफॉर्मेंस मटीरियल यानी मटीरियलिटी का कंसेप्ट सैम्पलिंग में अप्लाई करें तो इसे क्या कहेंगे? टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट वो कह रहे हैं, लेकिन इसको सेम नहीं करना आपने कि दोनों एग्जैक्टली सेम है। नहीं, वो उसके बराबर भी हो सकती है अमाउंट, कम ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, कम भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपने डिसाइड कर, देखें ये बिल्कुल वैसा ही है। इसको रिलेट करें नॉर्मल ऑडिट के साथ। नॉर्मल ऑडिट में भी जब आप कंक्लूजन पे पहुंचते थे, दो फैसले करते थे ना। नंबर 1 मिसस्टेटमेंट का स्कोप लिमिटेशन, नंबर 2 उसका इफेक्ट क्या है। यहां पे भी देखिए वही फैसले कर रहा है, डेविएशन है कि मिसस्टेटमेंट है, और दूसरे नंबर मटीरियलिटी लेवल, ताकि उसके लिहाज से कंपेयर कर सके। डन। फिर है मेक असेसमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। एक है टॉलरेबल, अब गौर से सुनिएगा, मिलती जुलती टर्म है लेकिन फर्क है। एक है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, एक है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। टॉलरेबल एक्सपेक्टेड, टॉलरेबल क्या है?
मटेरियलिटी, जितना इतना कुछ डेविएशन हुई तो बर्दाश्त कर लेंगे, यानी इसके बर्दाश्त करने से क्या मुराद है कि डेविएशन होने के बावजूद कहेंगे कंट्रोल स्ट्रांग है, लेकिन अगर डेविएशन से ज्यादा हुई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे मतलब क्या है, ये कंट्रोल वीक है। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट भी इसी तरीके से है, ठीक। एक है टॉलरेबल, एक एक्सपेक्टेड। टॉलरेबल क्या है, मैक्सिमम हमारा लेवल। एक्सपेक्टेड क्या है, अंदाजा कि कितनी को हो सकती है। ये एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन जरूरी होता है डिसाइड करना। क्यों, सुन ले पहले दोनों में फर्क। इसको हम आईकैप के एग्जांपल से समझा करते हैं। अगर एक स्टूडेंट, ये भाईजान रोज आते हैं, असाइनमेंट करते हैं, पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। एक वो है जो आज भी नहीं आए, आज भी छुट्टी पे है, अक्सर छुट्टियां करते हैं, असाइनमेंट नहीं करते, कभी कर ली कभी नहीं कर ली। दोनों आईकैप का ऑडिट का पेपर देने के लिए जाएंगे। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन तो क्या, शाबाश, कितना 50। इस बार 50 से कम कम गलतियां की तो ठीक है, गलतियां है लेकिन टॉलरेबल आईकैप पास कर देगा। और अगर 50 से ज्यादा हुई, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन या टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, जो मर्जी से एग्जांपल के साथ लिंक कर ले, दोनों केसेस में सेम है। लेकिन आपके ख्याल में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन किसका कम है, पहले वाले का दूसरे वाले का? और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा है, दूसरे वाले का। यानी टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन दोनों का सेम, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन और डिफरेंट। समझ रहे? अच्छा मुझे ये बताइए, एक क्वेश्चन में स्टूडेंट ने इधर पूछा, उसने कहा सर अगर हमारा रिकरिंग ऑडिट है ना, फिर तो हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन या एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट डिटरमिन कर सकते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस होगा। अगर इनिशियल ऑडिट है फिर कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं। अभी तो उस स्टूडेंट ने ऑडिट का पेपर पहली दफा देना है, आपको कैसे पता चल गया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन की ज्यादा? पास्ट एक्सपीरियंस, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट कैसे पता चलता है? भाई टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन वो तो आपको पता है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो सेट हो गया ना, वही रख लो या उससे थोड़ी बहुत अमाउंट कम कर लो। परफॉर्मेंस मटेरियल, टॉलरेबल कैसे डिसाइड होगा वो तो उसने बता दिया ना, जब उसने कहा कि एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है। एक्सपेक्ट सवाल यह है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कैसे डिसाइड होगा? पास्ट एक्सपीरियंस है। और सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस नहीं, अगर इनिशियल ऑडिट है तो इस साल के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से, इस साल की अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल से। एग्री करते हैं जी? अच्छा एक सवाल मैंने आपको बता दिया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या है। अगला सवाल मेरा, आप में से कोई बता सकते हैं इसको डिटरमिन क्यों करते हैं? क्यों? सैंपल सेलेक्ट करने के लिए। तो जरा बताइए, 3 सवाल पूछ रहा हूं, अगर इस स्टूडेंट ने सही जवाब दे दिए तो समय सारी क्लास को सैंपलिंग की समझ आ रही है। पहला सवाल, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन अगर ज्यादा है तो सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा हो जाएगा। ये मिला हाथ, शाबाश। दूसरा सवाल, एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट, गौर से सुनिएगा फिर ना कहेगा सर इंक्रीज डिक्रीज का समझ नहीं आई। एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट का लेवल डिक्रीज है, सैंपल साइज फॉर टेस्ट और डिटेल पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा। मिला हाथ। आखिरी सवाल, अगर ये भी सही तो इंशाल्लाह पास, नहीं तो वैसे भी पास इंशाल्लाह, क्योंकि ये इसमें घुमाना है, ट्रिकी है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन इंक्रीज, सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल पे क्या फर्क पड़ेगा? शाबाश, कुछ भी नहीं। क्यों कुछ भी नहीं? हाँ, उधर का फैक्टर उधर इफेक्ट, समझ रहे हैं? मैंने चला दाव क्या खेला, दाव हाँ मिक्स है। मैंने पूछा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, फैक्टर था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, इफेक्ट किसके ऊपर पूछा? टेस्ट ऑफ डिटेल पे। हालांकि टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए तो एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट रेलेवेंट है, रेट ऑफ डेविएशन तो इंटरनल कंट्रोल के लिए होता है। शाबाश शाबाश। अच्छा फिर सैम्पलिंग, डिटरमिन सैम्पलिंग अप्रोच। सैम्पलिंग अप्रोच क्या? देखिए 2 डिसीजन होते हैं, हम में से हर एक को प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी काम करते हुए करने पड़ेंगे। नंबर 1, जैसे आपको भी अभी आईकैप का फॉर्म सबमिट कराते हैं ना, वो क्वेश्चन है सेंटर में आके पेपर दोगे कि घर बैठ के पेपर दोगे, पूछा ना, रिमोट एनवायरनमेंट। वो सेंटर में आके देंगे तो मैनुअल पेपर देंगे, घर बैठ के देंगे तो ऑनलाइन लैपटॉप पे। इसका मतलब है पेपर लैपटॉप पे भी दिया जा सकता है, फिजिकल भी दिया। इसी तरह तकरीबन हर काम जो प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ का जो है ना, उसमें आपको ये डिसीजन अक्सर काम करने पड़ते हैं, अक्सर में, कि मुझे इस काम में कंप्यूटर की हेल्प लेनी है या नहीं लेनी, मैनुअली करना है। अगला डिसीजन यही है, डिटरमिन सैम्पलिंग अप्रोच। सैम्पलिंग अप्रोच में आपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है या नहीं करना, ये आखिरी कंसेप्ट इसके बाद यहां पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, आगे नहीं बढ़ा रहा, लेकिन यहां तक आपने इसको, इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर तो देखिए स्टैट से आपके ज़हन में क्या आता है? एक लफ्ज बताएं। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, रैंडम सिलेक्शन का टॉपिक। मेरे ज़हन में तो जब कभी स्टैट आता है प्रोबेबिलिटी का लफ्ज आता है।
प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है? अगर सैम्पलिंग यूज करते हुए सैम्पलिंग के दौरान में आप स्टैटिस्टिकल टूल यूज करें उसे कहेंगे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के दौरान में स्टैटिस्टिकल टूल यूज करें उसे क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिकल टूल क्या है? दो। सैंपल सेलेक्ट करते हुए रैंडम सिलेक्शन करनी है, रिजल्ट इवैल्यूएट करते हुए प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज करनी है, और एक और भी होता है मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क की क्वांटिफिकेशन, रिस्क की क्वांटिफिकेशन भी होती है, ऑडिट में नहीं सीखेंगे आप, प्रैक्टिस में सीखेंगे। रिस्क की क्वांटिफिकेशन भी बताया था ना, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। अगर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कर रहे हो ना तो रिस्क की मेजरमेंट भी करना पड़ती है। इन शॉर्ट, अगर सैम्पलिंग करते हुए स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करें तो वो क्या कहलाएगी? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। और स्टैटिस्टिकल टूल को यूज ना करें, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल टूल यूज करेंगे तो उसका मतलब कंप्यूटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टैट बेस्ट प्रैक्टिस में ऐसे नहीं होता वो आपको फिगर देके आधा घंटा वो प्लस माइनस करते रहो, नहीं, कंप्यूटर पे फार्मूला होते हैं, सेकंड्स में एवरेज वगैरह कैलकुलेट हो जाते हैं। तो अगर सैम्पलिंग करते हुए स्टैटिस्टिकल टूल्स यानी कंप्यूटर वगैरह को यूज करेंगे, कौन सी सैम्पलिंग कहलाएगी? और अगर कंप्यूटर को नहीं, अपनी जजमेंट को आइडिया यूज करेगा। अब यहां पे डिस्कशन किताब से हटके जजमेंट के ऊपर आगे आपसे पूछता हूं, कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग बेहतर है? शाबाश। कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग बेहतर है? वो एक वैसी बात कहता हूं कि मीम वगैरह नजर से गुजरती हैं, तो एक मीम नजर से गुजरी, उसने एक बंदा था, पहले दिखाते बड़ा खुश, कहता ओ एआई मेरा काम कर सकती है, खुश, अगले ही सेकंड में सैड, एआई मेरा काम कर सकती है। खुश क्यों हुआ? एआई करे। सैड क्यों हुआ? उसे वो ना जॉब गई। तो मुझे खुद बताइए, क्या कंप्यूटर राइटर का काम कर सकते हैं? पहले खुश हो जाए, कंप्यूटर हमारा काम कर सकते हैं? कुछ ऑडिटर खुश होते हैं। और स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अच्छी चीज है, इसके फायदे हैं। कुछ क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, हमारी जजमेंट को, हमारे एक्सपीरियंस को, हमारी रिस्क असेसमेंट को कंप्यूटर रिप्लेस नहीं कहता है। छोटे मोटे कामों के लिए तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज कर लो, रूटीन के कामों के लिए, जो डिसीजन मेकिंग वाले काम है, जजमेंट वाले काम है, रिस्की एरियाज हैं, उनमें कंप्यूटर्स को इस्तेमाल नहीं कर। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, सुन ले, जैसे पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन था ना, उसने दोनों आपको कंफर्मेशन के मेथड एक्सप्लेन किए थे, फिर आपकी उसने बता दिया था दोनों में से जो भी यूज करो चलेगा। डॉक्यूमेंटेशन के 3 मेथड पड़े थे, उसने कहा था डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, मेथड कोई भी इस्तेमाल कर लो चलेगा। ऐसा ही है सैम्पलिंग में, याद रखें 2 अप्रोचेज हैं सैम्पलिंग की, बेसिक डिफरेंस बता दिया। स्टैटिस्टिकल टूल यूज होते हैं, एक में नहीं होते। एक है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैंडर्ड कहता है जो मर्जी यूज करो, दोनों ठीक है, जो मर्जी यूज कर, दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन में था ना, नैरेटिव नोट्स के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं, क्वेश्चनर के एडवांटेज डिसएडवांटेज, फ्लो चार्ट के एडवांटेज। तो यहां पे भी 2 मेथड बताए, दोनों के एडवांटेजेस भी बताए, डिसएडवांटेज। एंड पे क्या लिखा? आपकी जजमेंट है, जो मर्जी यूज कर लो। आपसे मैं पूछता हूं, जो लिखा हुआ है वो तो आप घर जाके पढ़ ही लेंगे। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के क्या फायदे हैं? जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सैंपल साइज ज्यादा हो सकता है, ज्यादा काम कंप्यूटर ने करना है, कौन सा हमने करना है। एरर के चांसेस कम है, शाबाश। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज क्या है? प्रोग्राम अपडेट करना पड़ेगा, वरना कंप्यूटर में एरर आ जाएगा। हैवी कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी, सिस्टम बाय खरीदने पड़ेंगे, ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, शाबाश। नॉन स्टैटिस्टिकल के बेनिफिट क्या है? जजमेंट, आइडिया की यूज होती है, आइडिया का एक्सपीरियंस यूज होता है। हाँ, दिस आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, आइडिया की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। और नुकसान क्या है नॉन स्टैटिस्टिकल के? जजमेंट में भी रॉन्ग, बायस हो सकता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ कमेंट्री एडवांटेज डिसएडवांटेज, इनमें ऑडिट का कंसेप्ट कोई नहीं है। एडवांटेज ये आप रीड करेंगे, समझते आएंगे, इंशाल्लाह समय लगती जाएगी। कोई प्रॉब्लम होगी कल डिस्कस कर लेंगे। आज आपने घर जाके क्या करना है, सुन लें। आज आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पढ़ना है। सैंपल साइज से पहले वैसे अगर आप सैंपल साइज भी पढ़ लेना, पढ़ सकते हैं, मजा आ जाए कल वाकई। चाहे अभी नहीं देखें सैंपल डिजाइन, पहले मेरे साथ चलते हैं। मैं सिर्फ अब आपको ये बताना चाह रहा हूं क्या क्या पढ़ लिया है। पर्पस एंड पॉपुलेशन पढ़ लिया, व्हाट विल बी डेविएशन मिस स्टेटमेंट पढ़ लिया। अच्छा, टाइमिंग डिफरेंस समझ रहे? टाइमिंग डिफरेंस मिस स्टेटमेंट होती है कि नहीं होती? टाइमिंग डिफरेंस नॉट टाइमिंग, भाई हमने गुड्स डिस्पैच की, टाइमिंग डिफरेंस भूल गया, कंफर्मेशन में था, हमने गुड्स डिस्पैच की, क्लाइंट ने 2 दिन बाद वसूल कंफर्म पड़े, मिस स्टेटमेंट थी कि नहीं थी? नहीं थी। डिफेक्टिव इन्वेंटरी रिटर्न होना मिस स्टेटमेंट थी। हाँ जी, 1-2 दिन का फर्क मिस स्टेटमेंट नहीं थी। अच्छा, व्हाट विल बी डेविएशन और मिस स्टेटमेंट ये बढ़ा दिया आप लोग। डॉक्यूमेंटेशन लॉस हो जाए क्या है? स्कोप लिमिटेशन ना? नहीं, शाबाश। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन और टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट बढ़ा दिया। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग बता दिया। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस 2-4 हमने डिस्कस कर लिए, बाकी पढ़ेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। एक चीज मैंने इनडायरेक्टली पढ़ाई है, डायरेक्टली नहीं पढ़ाई। ये आपको याद है 2-3 एग्जांपल मैंने पूछी थी भाई। सैंपल साइज आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कल करवाना तो है। अगर आपको समझ आ गई ना, सैंपल साइज पढ़ के
इसका मतलब है एग्जाम का अनसीन क्वेश्चन, क्योंकि ये वो चीज है जो भी मैंने कंप्लीटली नहीं पढ़ाई। अगर तो आप में ऑडिटर की जजमेंट है, आप इसको पढ़ के समझ लेंगे। अगर जजमेंट नहीं आया ना, इसको पढ़ के समझ, एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे होगा। अगर मेजोरिटी ऑफ फैक्टर समझ आ जाते हैं, समझ लें आपकी जजमेंट स्ट्रांग है, बिल्ड हो गई। अगर मेजोरिटी ऑफ फैक्टर समझ नहीं आते ना, इसका मतलब है अभी जजमेंट नहीं। तो ये आपकी ऐसी होम असाइनमेंट है जो मैंने नहीं पढ़ाई, अभी तक नहीं पढ़ाई। पढ़ के आइएगा, देखते हैं आपकी जजमेंट कितनी है। जो आप खुद से कर लें टिक लगा लीजिएगा, जो समझना है क्रॉस लगा लीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अच्छा, रजिस्टर जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट की है, प्राइज लेना चाहते हो तो रजिस्टर सबमिट करवा दीजिए, कॉर्नर पे रख दीजिए। आज का लेक्चर कल करने हैं, कल कलेक्ट होंगे, आज नहीं। जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट की है वो कल रजिस्टर लेते आइएगा, कल कलेक्ट होंगे, आज नहीं। आज का लेक्चर खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।